हेलो, नमस्कार बच्चों। पिछली बार हमने वर्ण के एक भेद स्वर के बारे में पढ़ा था। आज का जो है वो स्वर के बाद दूसरा जो उसका भेद होता है वर्ण व्यंजन। वर्ण का दूसरा भेद कौन सा होता है? व्यंजन। दो भेद होते हैं वर्ण के। तो हमने इस बार हम जो पढ़ेंगे वो व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजनों की कुल संख्या, व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? 42 होती है। पहले ये 41 थी, ये ध्यान रखिएगा। पहले कितनी थी? 41। इसमें एक और कौन सा जोड़ दिया गया? विशिष्ट व्यंजन। ये मैं बार बार आपको इसीलिए बता रही हूं ताकि ये आपको अच्छे से याद हो जाए। ये एग्जाम में आने का चांस ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि ये अभी 2024 में ही ऐड किया गया है, ठीक है। ये जो विशिष्ट व्यंजन है होता क्या है? तो बेटा विशिष्ट व्यंजन जो है वो हरियाणवी, मराठी, ये जो बोलियां हैं, इन बोलियों में इस विशिष्ट व्यंजन अड़े का प्रयोग होता है, इसलिए इसको अब हिंदी के व्यंजनों में भी शामिल कर लिया गया है, ठीक है। तो मूल व्यंजन पूछा जाए तो ये 33 होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये 33 व्यंजन मूल होते हैं। इसके बाद जो व्यंजन हैं उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो बाकी के जो व्यंजन है वो 9, किसमें टोटल कितने हो जाते हैं? फिर 42 हो जाते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, कै से लेकर मैं तक, तो ये क्या कहलाते हैं? कै से मैं तक। इन व्यंजनों को हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, ये ध्यान देना, एग्जाम में ये कई बार आता है। ऐसे बच्चे जो टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए ज्यादा ध्यान देने की जरूरत इसलिए भी है कि उन्हें अब कंपटीशन के लिए भी तैयारी करनी है और ये बाद में उनके जो सब्जेक्ट टीचर हैं उनके भी काम आएगा, ठीक है बेटा। तो कैसे मैं तक कौन से व्यंजन हो गए? स्पर्श व्यंजन। अब इनमें से एग्जाम में क्या है कि कोई सा भी कैसे मैं तक वर्ण आ जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये उच्चारण की दृष्टि से कौन सा वर्ण है या व्यंजन है, आपको बताना होगा, ठीक है। अगला आता है आपका ये र ल व। इसको देखिए, तो य और व, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं अर्धस्वर। अर्धस्वर क्या कहते हैं? अर्धस्वर। ये है कि हम जो मुंह से बोलते हैं उस आधार पर इनका भाग किस प्रकार से किया गया है, जिह्वा या अन्य अवयवों की स्थिति के आधार पर, यानी जीभ से जब हम बोलते हैं तो इनको क्या क्या कहा गया है उस आधार पर इनके टुकड़े किए गए हैं, इनको बांटा गया है। तो देखिए, ये और वे अर्धस्वर हो गए। अगला क्या रह गया? रे। रे, रे क्या हो गया? रे हो गया आपका लुंठित। रे कौन सा वर्ण हो गया? लुंठित। इसको लुंठित क्यों कहते हैं? लुंठित इसलिए कहते हैं कि जब हम रे बोलते हैं तो साइड से दोनों तरफ से जो वायु है वो निकलती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? लुंठित कहते हैं, ठीक है। अगला आपका आता है इसमें रे के बाद आपका आता है ये वाला, ये। तो इन्हें हम किस श्रेणी में रखते हैं? ये होता है ऊष्म व्यंजन। क्या होता है ये? ऊष्म व्यंजन। कौन कौन सा? श, श, से और है, ठीक है। ये ऊष्म व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। ये रे जो है ये लुंठित कहलाता है, ये और वह अर्धस्वर कहलाते हैं, और कैसे मैं तक क्या कहलाता है? स्पर्श व्यंजन। इसमें एक आपका रह गया है, वो है, ये है पार्श्विक। इसको क्या कहते हैं? पार्श्विक। पार्श्विक। पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है? लय होता है। कौन सा होता है? लय।
तो ये, रे, ले और वे ये भी आ गए। कैसे? मैं तक स्पर्श व्यंजन हो गया। और श, श, से, है ये किस व्यंजन की श्रेणी में आ गए? ऊष्म व्यंजन की श्रेणी में आ गए। यही आपको पहले तो ध्यान रखना है। अब मैं, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, मैं फिर इसको रब कर देती हूं। इसमें देखो बेटा, एग्जाम में लुंठित स्वर, पार्श्विक स्वर, अर्ध स्वर, स्पर्श स्वर ये बहुत आते हैं। इनकी आपको तैयारी अच्छे से करनी होगी। बार बार अभ्यास करके ही बात बनेगी। कहते भी है ना कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान। ठीक है, ये बार बार अभ्यास करने से जड़ बुद्धि भी सुज्ञानी हो जाता है। ठीक है, तो अगला देखिए, इसी बात पर अगला देखो, इसको मैं मिटा देती हूं। ये तो था उच्चारण के आधार पर। ठीक है, कि हम इसका जब उच्चारण करें तो ये कहाँ कहाँ से, ये हमारे मुख की कौन कौन से भाग से निकलते हैं, ये है उच्चारण के स्थान आधार पर। अब अगला देखो, इसको मिटा देती हूं मैं। अगला आपका आता है इसमें उच्चारण स्थान के आधार पर। तो उच्चारण स्थान के आधार पर देखिए, पहले मैं 33 के ही बता रही हूं आपको। अगला इसमें देखो, 33 के अलावा भी जो व्यंजन है उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। 33 के अलावा व्यंजन कौन कौन से रह गए? से है के बाद कौन से हैं? जैसे क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। तो ये तो सभी को पता है। कौन सी श्रेणी में आते हैं ये? संयुक्त व्यंजन। कौन सी श्रेणी में आते हैं? संयुक्त व्यंजन। इनको क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। ठीक है, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र किसे कहते हैं, किस श्रेणी में आते हैं? संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जैसे क्ष है तो कै जमा श, ये मिलकर क्या बनते हैं? क्षय बन गया। त्र है तो तय जमा र, ये मिलकर क्या बनता है? त्रय बनता है। ज्ञ है तो जय जमा इय, ये मिलकर क्या बन गया? ज्ञ बन गया। श्रय है तो श शलगम वाला जमा र, ये दोनों मिलकर क्या बन गए? श्रय बन गए। तो इस तरीके से ये होगा। ठीक है बेटा। अगला इसमें संयुक्त व्यंजन क्षेत्र ज्ञ श्रय हो गया। आगे आता है आपका अड़े और अढ़े। इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं ताड़न जात। इनको कहते हैं उत्क्षिप्त या ताड़न जात। क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त अथवा ताड़न जात। क्या? ताड़न जात। ठीक है, अड़े और अढ़े, अड़े और अढ़े। अब ये इस तरह से भी है लिखे हुए, तो इनमें डिफरेंस, इनमें फर्क क्या है कि डे डमरू, ढ ढोलक। ठीक है, इसी ये क्या होगा? ये अड़े में आएगा। जैसे से ड़े के, सड़क। ठीक है, जैसे लुढ़क, जैसे लुढ़क। ठीक है, ऐसे व्यंजन है ये जो उत्क्षिप्त हैं। जीभ जो है वो सीधी ऊपर ऊपर की ओर घूमती है। ठीक है, अड़, अढ़ा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है बेटा, तो ये हो गया उत्क्षिप्त व्यंजन। अगला इसमें है अड़े, अढ़े के बाद अंग और आहा। तो ये आहा जो है ये किसमें? विसर्ग में आता है, लेकिन इनको कहा क्या जाएगा? अयोग वाह के अंदर, अयोग वाह। ठीक है बेटा, तो ये कितने हो गए? 33 तो ये हो गए, 33 और 4 37, 38 39 40 और 41। एक कौन सा रह गया? ये मैंने आपको पहले बताया था, विशिष्ट व्यंजन। क्या है ये? अड़े। क्या है? अड़े। इस तरीके से। ठीक है, ये है उल्टा 8 बना दो।
और ये इस तरीके से ड़। ठीक है बेटा, ये ऐसे होगा। ये विशिष्ट व्यंजन क्या कहलाएगा? विशिष्ट व्यंजन। विशिष्ट व्यंजन। पहले मैंने बाकी के बता दिए आपको, अब आगे ये बता दिए हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए, फिर अगला देखो। अगला आता है आपका उच्चारण स्थान के आधार पर। ठीक है, इससे पहले था कि उच्चारण हम इनका जीभ की जो हमारी जीभ जो है उससे हम इनका उच्चारण किस प्रकार से करते हैं, उस आधार पर था। ये मैंने आपको सारा बता दिया। अगला क्या आता है? उच्चारण स्थान के आधार पर। तो देखो बेटा, उच्चारण स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर, तो जो कै वर्ग है, कै ख ग घ ड़, पूरा कै वर्ग क्या है? कंठ्य है। क्या है? कंठ्य। और कंठ्य को दूसरा क्या कहते हैं? कोमल तालव्य। क्या कहते हैं? कोमल तालव्य। इनका उच्चारण क ख ग घ ड़, इनका उच्चारण कहां से होता है? कोमल तालव्य से होता है। अगला आपका आता है ये वाला च वर्ग। तो च वर्ग में देखो, च छ ज झ य, ये कहां से आते हैं? तालव्य। तालव्य। तालव्य से बोले जाते हैं। तालु वर्त से भी इसको कहते हैं। कहां से बोले जाते हैं? तालव्य से बोले जाते हैं ये शब्द। ठीक है, अगला आपका आता है ट। ट वर्ग। ट वर्ग कहां से बोला जाएगा? ये आता है ट, आप बोल के देखो, मूर्धा यानी जीभ। ट ठ ड ढ, जो हमारी जीभ है वो मसूड़ा जो दांत है उसके अंदर के हिस्से को छूती है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? मूर्धा। मूर्धा अर्थात जीभ, मतलब जीभ के हिस्से से। ठीक है बेटा, अगला है तय वर्ग। तय थ द ध न, तो इसमें हमारी जो जीभ है वो किससे टकरा रही है? दांतों से। किससे? दांत से। तो इसको हम क्या किस श्रेणी में रखेंगे? दंत्य। दंत्य। ठीक है, या दांतों की श्रेणी में रखते हैं। इसी तरह से आपका अगला आता है प वर्ग। प फ ब भ म, ये किस वर्ग में, ये कौन सा उच्चारण स्थान होगा इसका? अब आप इसे खुद ही बोल के देख लीजिए। प फ, तो ये कौन से हमारे मुंह का कौन सा हिस्सा काम कर रहा है? ओष्ठ। कौन सा? ओष्ठ। तो इसका उच्चारण स्थान भी कौन सा होगा? ओष्ठ होगा। ठीक है, ओष्ठ। ठीक है, अगला आपका आता है ये जो ये है। अब देखो बच गया क्या? ये रे ले और वे। तो इसको हम समझेंगे कैसे? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बीच का जो ये लाइन है इसको थोड़ा सा हटाते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, यहां पे आएगा है। कंठ क्या है। ये जो है ना, ये भी कंठ ही होता है। ठीक है बेटा, अगला आता है इसमें है कंठ ही है। इसमें देखो है कंठ में ही आता है। श, श और से। यहां पे आएगा ये रे ले और वे। इस तरीके से ये इसकी टेबल बनेगी।
ठीक है, ये रे और ले और वे। इसमें ये इस प्रकार से आएगा, ठीक है बेटा। तो जैसे कै वर्ग है, कै वर्ग में ये पूरा का पूरा कंठ्य हो गया। चै वर्ग में पूरा का पूरा क्या है, तालव्य है। चै जब हम बोलते हैं तो हमारी जो जीभ है वो ऊपर के हिस्से तालु से टकराती है, इसलिए इसको तालव्य के अंतर्गत रखा गया है। टै में क्या है, टै में मूर्धा, ट ठ ड ढ ण, हमारे दांत के अंदर के हिस्से से ये टकराता है। जीभ हमारी तय वर्ग दंत्य और पै वर्ग ओष्ठ। ये रे ले वे, ये यहां से तालु से निकलता है, रे मूर्धा जीभ से, ले दंत्य और वे ओष्ठ से। श श श है, ये है जो है ये कंठ से निकलता है। श तालव्य, श मूर्धा। कुछ तो इनको आपको बेटा याद भी करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो ये उच्चारण स्थान के आधार पर ये यहां से लेकर और यहां तक इसका उच्चारण स्थान था, ठीक है। अगला देखिए, अब अगला है आपका, ये मैं मिटा देती हूं। एक तो मेरी जो ये क्लास है, व्यंजन है, स्वर है, वर्ण है, इन क्लासेस को बेटा छोटे बच्चे यानी 8th 9th 10th 12th से लेकर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले जितने भी विद्यार्थी हैं वो सभी ये क्लास ले सकते हैं। उन सभी के लिए ये क्लास जरूरी है, ठीक है। तो एग्जाम की दृष्टि से आप इसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। आगे मैं और भी इसके नोट्स बनाऊंगी, वो आपको मैं बता दूंगी, ठीक है। इसके इसमें से पूरा प्रयास किया गया है कि जितने भी क्वेश्चन है वो सारे इसमें से आए, ठीक है, कुछ भी छोड़ा नहीं गया है। अगला इसमें देखिए, अब इसको हम एक बार समझते हैं, उसके बाद हम अगला टॉपिक करते हैं। अगला इसमें व्यंजन का अगला भाग करते हैं। देखो बेटा, ये कै है तो पूरा का पूरा ये क्या हो गया, एक वर्ग हो गया। 5 क्या हो गए, वर्ग। कौन सा वर्ग हो गया, कै वर्ग। इसमें से क्वेश्चन आते हैं, मैंने इसीलिए इसको उठाया है, अभी लिखा है कै वर्ग। कै वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, का खा गा घा डा। अब ये चै वर्ग है, चै वर्ग में कौन कौन से आते हैं सबको पता है, आप फिर भी आप बता दीजिए, ठीक है। च छ ज झ या। इसी तरह से टै वर्ग है, ये तय वर्ग है और पै वर्ग है। तो कितने वर्ग हो गए, कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5 वर्ग। 5 वर्ग कौन कौन से हो गए, तो इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए क्या करेंगे हम, इसको याद करने का एक ही तरीका है, कै चै टै तै पै। कितने वर्ग हो गए, 5 वर्ग। अब पूछा किस प्रकार से जाता है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि कै वर्ग का तीसरा व्यंजन बताओ, कै वर्ग का तीसरा व्यंजन बताओ, इस तरीके से पूछा जाता है। तो कै वर्ग का तीसरा व्यंजन क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। इसी तरह से ये है, ये हो गया आपका। अगला देखिए, इसमें अगला आपका आता है, ये है इसका जो हेडिंग है, प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर, आधार पर, प्रयत्न के आधार पर इसके कितने भेद हो गए, 2 हो गए। प्रयत्न के आधार पर ही इसके 3 भेद होते हैं वैसे,
पहला जो है वो स्वर तंत्री में कंपन, श्वास वायु की मात्रा, और एक मैंने आपको जो जिह्वा के आधार पर बताया था अभी वो, ये 3 होते हैं। प्रयत्न के आधार पर देखो एक भेद तो आपका पहले ही हो गया है। अगला इसमें देखो स्वर तंत्री, स्वर तंत्री के आधार पर। अब ये स्वर तंत्री क्या होता है? तो स्वर तंत्री देखो कि जब हम बोलते हैं तो हमारे स्वर तंत्र में यानी हमारे गले में किस प्रकार से कम कंपन होगा या अधिक होगा, इस प्रकार से हमें इसका पता लगा सकते हैं। तो स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर कितने भेद होते हैं? व्यंजन के और स्वर के 2 भेद होते हैं, सघोष और अघोष। सघोष और अघोष कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, सघोष और अघोष। अब सघोष किसे कहते हैं? सघोष में देखो तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सघोष हैं। मैं यहां पे लिख देती हूं, सघोष कौन से हो गए? प्रत्येक वर्ण के यानी कैसे मैं तक है ना, तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण है वो क्या कहलाएगा? सघोष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सघोष। तीसरा, चौथा और पांचवा। 345 करके भी इसको याद कर सकते हो, या 3 4 5 गिनती में 3 4 5 करके इसको याद कर सकते हो। इसके अलावा इसमें देखिए सभी स्वर भी आते हैं, सभी स्वर। तो सभी स्वर क्या हैं? सघोष हैं। सभी स्वर क्या हैं? सघोष की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त अंतःस्थ, इसके अलावा क्या है? अंतःस्थ। अंतःस्थ मतलब य, र, ल और व। ठीक है। ये र, ल, व किसकी श्रेणी में आते हैं? सभी सघोष हैं। सघोष किसको कहेंगे? जिनका उच्चारण करते समय वायु में जो स्वर तंत्री में कंपन है वो ज्यादा होता है, अधिक होता है। य, र, ल, व और है। ठीक है। ये ऐसे वर्ण हैं जो क्या कहलाते हैं? सघोष कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? सघोष। व्यंजन चौथा, तीसरा, चौथा, पांचवा, य, र, ल, व है और सभी स्वर। तीसरा, चौथा, पांचवा, य, र, ल, व है और सभी स्वर, ये क्या कहलाते हैं? सघोष कहलाते हैं। ठीक है। अगला है अघोष। इसमें तो हमारे गले में कंपन उत्पन्न होता है, लेकिन अघोष में कंपन उत्पन्न नहीं होता। तो जो रह जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? अघोष कहलाते हैं। तो पहला, दूसरा, ठीक है, फर्स्ट सेकंड, पहला और दूसरा, यानी कि क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, ये सब क्या कहलाते हैं? अघोष कहलाते हैं। ठीक है बेटा। अगला इसके अलावा क्या रह गया है? श, श, स। क्या रह गया? श, श और स, ये सभी क्या कहलाएंगे? अघोष कहलाएंगे। ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। स्वर तंत्री के आधार पर कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, सघोष और अघोष। सघोष किसको कहते हैं? ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हमारे गले से जो वायु है वो अधिक कंपनता के साथ बाहर आती है। ठीक है। उसको क्या कहते हैं? सघोष। कितने होते हैं? तीसरा, चौथा, पांचवा, इन सभी वर्ग का, क, च, ट, त, प वर्ग है ना, ये इनका तीसरा, चौथा और पांचवा, ये क्या कहलाएंगे? सघोष कहलाएंगे। ठीक है बेटा। और ये क्या कहलाएंगे जो रह गए? ये अघोष कहलाएंगे। ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे? सघोष। कहां तक? यहां तक, मैं तक। ठीक है। ये और ये क्या कहलाते हैं? ये क्या कहलाएंगे आपके? अघोष कहलाएंगे। ठीक है। इस तरीके से तो ये सघोष अघोष आपका हो गया। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन के भेद हो गए। अगला आपका आता है
अगला जो व्यंजन में है ये आपका, जब हम किसी भी व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हमारे गले से वायु निकलती है, प्राण वायु जिसको कहते हैं। तो उस प्राण वायु का जो उच्चारण है, जो हम बोलते हैं, वो कितनी मात्रा में निकलती है, ज्यादा निकलती है या कम निकलती है, ये सब इसमें है। तो अगला जो हम पढ़ेंगे वो है प्राण वायु के आधार पर। क्या है? प्राण वायु के आधार पर। देखिए, प्राण वायु के आधार पर अब देखिए, स्वर तंत्री के आधार पर हो गया। अगला है प्राण वायु के आधार पर। प्राण वायु के आधार पर, आधार पर। तो प्राण वायु क्या होती है कि जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करें तो हमारे गले से जो वायु निकलती है वो कहीं कम मात्रा में निकलती है, कहीं अधिक मात्रा में निकलती है। तो अधिक मात्रा में निकलेगी उसको क्या कहेंगे? महाप्राण। क्या कहेंगे? महाप्राण। और जहां कम मात्रा में निकलती है उसको क्या कहेंगे? अल्प प्राण। अल्प प्राण। ये ध्यान देना बेटा, ये एग्जाम में बहुत आते हैं आपके क्वेश्चंस। अल्प प्राण, महाप्राण क्या होता है, इनमें से कौन सा वर्ण अल्प प्राण की श्रेणी में आता है या महाप्राण की श्रेणी में आता है। तो देखिए, महाप्राण में देखो, इसकी जो पहचान है वो मैं आपको बता देती हूं। ये कैसे लेकर मैं तक, ये जो मूल व्यंजन है इनमें से कैसे मैं तक यानी कि स्पर्श व्यंजन तक केवल एक ही पहचान है, अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण, महाप्राण और फिर अल्प प्राण। यानी कि किसी भी व्यंजन का पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा क्या कहलाएगा? अल्प प्राण कहलाएगा। पहला, तीसरा और पांचवा क्या कहलाता है? अल्प प्राण। ठीक है। इसके अलावा ये अल्प प्राण की श्रेणी में आते हैं। किस श्रेणी में आते हैं? अल्प प्राण की श्रेणी में। ठीक है। तो क्या करेंगे अल्प प्राण में? तो पहले क्या, कौन सा हो गया? इसको हम इस तरह से लिख देते हैं, पहला, तीसरा, पांचवा। ठीक है। पहला, तीसरा, पांचवा क्या हो गया? ये अल्प प्राण हो गया। पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण हो गया ना। इसके अलावा क्या हो गया? ये रे, ले और वे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? ये, रे, ले और वे। ठीक है। ये किस में आ गया? अल्प प्राण की श्रेणी में आ गया। अगला महाप्राण। महाप्राण की जब हम गले से, जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारे गले से वायु अधिक मात्रा में निकलती है। जैसे ख, घ, छ, झ, ठ, ढ। तो इसको आप बोल के भी देख सकते हो, तब भी आपको अंदाजा हो जाएगा इस बात का। जैसे हम क बोलते हैं तो क, ग, ड़, च, ज, य। तो वायु जो है वो अल्प मात्रा में बाहर आ रही है। लेकिन इनको जब हम उच्चारित करते हैं, इनको जब बोल के देखते हैं तो हमारे गले से जो वायु है वो अधिक मात्रा में निकलती है। ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ। आप खुद बोल के देख लो। ठीक है बेटा। तो देखो इसमें क्या लिखेंगे? दूसरा और चौथा वर्ण। दूसरा और चौथा वर्ण क्या है? महाप्राण। एम मतलब महाप्राण, ए मतलब अल्प प्राण। ठीक है बेटा। ये पहचान है इसकी, ट्रिक भी मैंने आपको बता दी है। और इसके अलावा हम जब ये, रे, ले, वे का उच्चारण करते हैं तो कम मात्रा में वायु निकलती है। लेकिन अगर हम उच्चारित करते हैं इन वर्णों को, कौन कौन से? श, श, स, ह, इनका,
तो वायु जो है वो अधिक मात्रा में हमारे गले से बाहर आती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपकी ये तैयार हो गया व्यंजन। व्यंजन पूरा कंप्लीट हो चुका है, स्वर पहले करा दिया था। अगला जो आपका आएगा वो टॉपिक आएगा आपका शब्द विचार से संबंधित। अगला टॉपिक किसका होगा, शब्द विचार। ये वर्ण का था, आज ये खत्म हो गया है वर्ण से संबंधित टॉपिक। तो बेटा इतनी मेहनत मैंने की है, इस हिसाब से आपको कम से कम लाइक और शेयर तो करना ही पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगला टॉपिक कल मिलते हैं फिर वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछें। मेरे चैनल नील गाइडेंस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।